हिंद दोस्तों, मैं रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है भौतिक विज्ञान, उसके अंतर्गत जो हम पिछले वीडियो में जहां तक का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका था, जहां तक हम पढ़ चुके थे, उसके आगे का हम जानेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने मात्रकों के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम गति से संबंधित जो प्रमुख टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे, हम उनको पहले जान लेते हैं। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला सदिश अदिश राशियाँ। जो सदिश और अदिश राशियाँ कौन कौन होती हैं, पहला टॉपिक। दूसरा, दूरी और विस्थापन, कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तीसरा, चाल और वेग। चाल और वेग में क्या अंतर है? वैसे देखने में दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन साइंस की दृष्टि से दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह दूरी और विस्थापन में भी है तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन साइंस की दृष्टि से इनमें, अगर फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए, फिजिक्स के नज़रिए से देखा जाए, तो इनमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक। अगला टॉपिक हमारा त्वरण, कि त्वरण क्या है। और अंतिम टॉपिक न्यूटन की गति के नियम, कि न्यूटन की गति के कौन कौन से नियम हैं और क्या है वो। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक है हमारा राशियाँ, वही सदिश राशि और अदिश राशि, कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो दोस्तों, इनको हम एक अंतर या आप कहें कंपेयर, अंतर या फिर कंपेयर या तुलना, हिंदी में उसी को तुलना बोलते हैं, कंपेयर को, उसके आधार पर इनको पढ़ते हैं। ठीक है, इस सदिश और अदिश को भी, दूरी और विस्थापन को भी अंतर के आधार पर। अंतर में होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा आसानी से याद रहती है, और अगर एक ही याद हो जाती है तो दूसरे की आप अपने आप ही आपको याद हो जाएगी, अपने से ही आप उसको याद कर सकती है, आसानी रहेगी। ठीक है, और इसी तरह जो चाल और वेग है उसका भी इसी तरह पढ़ेंगे अपन कंपेयर करके। तो देखिए, सबसे पहले अदिश राशि क्या कहलाती है ये? तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब दोस्तों सिर्फ उसका मान रहता है कि वो है, दिशा से मतलब नहीं होता, सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, उसकी मान की आवश्यकता होती है, उसका जो मान होता है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो किस दिशा में जाती है इससे कोई मतलब नहीं होता, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक। इसके उदाहरण जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। ठीक। अब देखिए सदिश राशियाँ, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए सदिश। और उसमें अदिश, अदिश मतलब दिशा नहीं, अदिश, और सदिश मतलब दिशा सहित। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहती हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण आदि। अब देखिए दोस्तों, इसमें सब में वावा आ रहा है, बा वा वही है। ठीक है, सब में आ रहा है। आगे आपको अंत लास्ट के वर्ड से मतलब नहीं है। जैसे इसमें भी देखिए, अदिश राशि में भी दाब में लास्ट में बा आया है, तो आपको लास्ट से मतलब नहीं है। आपको अगर शुरू में बा या वाय आता है, पूर्ण, आधा नहीं। जैसे इसमें द्रव्यमान में भी देखिए आधा आया हुआ है, तो आधे से नहीं, पूर्ण आना चाहिए। जैसे वेग में देखिए पूरा वा, बल में देखिए पूरा बा, विस्थापन में पूरा, त्वरण में वा पूरा। इस तरह अगर आगे आता है तो इस तरह क्या होता है, जैसे ये 4-5 हैं, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, तो ये आपको याद रहेंगे कि ये सदिश राशियाँ हैं। बाकी इनके अलावा अदिश राशियाँ, तो ये आपको याद करने में एक तरफ से कहें कि सहूलियत होगी, इजी होगा याद करने में। ठीक है, तो देखिए वेग, बल, विस्थापन और त्वरण ये सदिश राशियाँ हैं। बाकी जो आती हैं जैसे द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, आयतन है, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब अदिश राशियाँ, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा राशियाँ खत्म, सदिश और अदिश राशियाँ। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक में जो हमारा था दूरी और विस्थापन, कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसको भी हम कंपेयर से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए दूरी और दूसरा टॉपिक विस्थापन। अब दूरी क्या है, देखिए दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में, इसलिए क्या हुआ लिखा हुआ है समय अंतराल, मतलब समय के अंतराल में कितना समय लगता है। तो दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को स्पेशली मेरा कहने का मतलब था, स्पेशली जो वर्ड है वो ये है, मार्ग की लंबाई।
जो दिए गए समय में, जो निश्चित समय होता है, दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, यहाँ पर आप फोकस करिएगा, मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कब? समय अंतराल में, कि एक निश्चित समय में वस्तु कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस उसने तय किया, वो उसका क्या कहलाती है? जो मार्ग की लंबाई कितना चला है, ये क्या कहलाता है? दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी कि दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। आप चाहे किसी ओर चले जाइए, आप जहाँ से खड़े हुए हैं आप चारों ओर किसी ओर चले जाइए, आप प्लस ही गिने जाएंगे। आपने 200 मीटर चला, 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, कभी आपने सुना कि आपने -4 किलोमीटर चला है, कि -10 किलोमीटर चला है? आप नागपुर से जबलपुर आए, आपने -1500 किलोमीटर चला? ऐसा नहीं होता। दूरी हमेशा प्लस में होती है। वही है ये अदिश राशि, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसका मान सदैव धनात्मक होता है। वही लिखा हुआ है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यह एक अदिश राशि है। आप किसी ओर चले जाइए, एक जहाँ आप खड़े हुए हैं आप उसको बिंदु मान लीजिए, उसके चारों ओर आप किसी दिशा में चले जाइए, वह धनात्मक ही होगा। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं विस्थापन में, कि एक निश्चित दिशा में, इसलिए लग गया दोस्तों लाल रंग में जो लिखा हुआ ब्रैकेट लगा के, इंपॉर्टेंट होता तभी लगाते हम। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये भी लंबवत दूरी होती है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की, और एक निश्चित दिशा में, कि ए से बी, बी से सी, सी से ए, एक निश्चित दिशा होती है। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, यह एक सदिश राशि है, और इसका मान, चूंकि यह सदिश राशि है इसलिए इसका मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम चाल और वेग में, कि चाल क्या है और वेग क्या है। देखने में अगर आप नॉर्मली पढ़ें तो दोनों एक ही चीज़ है, नॉर्मली पढ़ा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अगर साइंस फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक, देखिए चाल क्या है और वेग क्या है। चाल और वेग दोनों को कंपेयर के आधार पर पढ़ते हैं, जैसे उनको पढ़ा। अब देखिए, चाल किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, फोकस करिएगा पॉइंट में, जो लाल रंग में लिखा हुआ इसीलिए लिखा हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, दिशा निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा में प्रति सेकेंड, जो शब्द प्रति में आता है दोस्तों वो हमेशा अपॉन के नीचे जाता है, या हिंदी में बटे के नीचे भाग में। तो किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या हो गया? अर्थात चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। जो बाद में आता है, बाद में क्या था? दूरी, तो दूरी हो गया ऊपर, और मैंने बताया था जो प्रति के बाद होगा वो हमेशा नीचे आएगा। प्रति का मतलब ही होता है बटे, और उसके जो बाद शब्द होगा वो आ जाएगा नीचे। तो दूरी बटे समय, वही है सेकेंड। तो दूरी का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय कैसी मात्रक? सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए चाल किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि किसी भी दिशा में, ठीक है, दिशा निश्चित नहीं है। जब दिशा निश्चित ना हो तो वह अदिश राशि होती है। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वही लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने जो दूरी बटे समय है, जो चाल का सूत्र है, उसी से मात्रक निकाल लिया कि दूरी का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? चाल का मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको अगर सूत्र याद है तो आप ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। अब आते हैं वेग में, कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, लिखा हुआ है जो लाल रंग में लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, उस पर फोकस किया करिए। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड मतलब प्रति मतलब बटे, सेकंड मतलब वो नीचे चला जाएगा, तो प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। देखिए प्रति सेकंड तय की गई वेग की दूरी को, ये तो दोनों में है कि प्रति सेकंड तय की गई वेग की दूरी को। अब अगर आपको वेग की परिभाषा देनी है तो आपको बोल देना है कि एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और अगर आपको चाल में कहना है तो किसी भी दिशा में, वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अर्थात चाल बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर कि एक निश्चित दिशा में दूरी, चाल में क्या होता है?
क्या होता, अगर चाल का सूत्र अगर आपको इसके जैसे लिखना होता तो किसी भी दिशा में तय की गई दूरी बटे लगा समय, वेग में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे लगा समय। ठीक, यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दिशा, आपको ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, आप ए से सी फिर नहीं जा सकते, एक निश्चित दिशा है, ए से बी ही जाना है। ठीक, इसका सही मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दोस्तों वीडियो थोड़ी जल्दी में है रिकॉर्डिंग के अनुसार, तो आप इसे पॉज करके स्लो मोशन में किसी भी तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो, इसकी वजह से हम वीडियो को थोड़ी क्या कर दे, थोड़ी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे टॉपिक इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आएगा, ये सब 9th 10th में आप पढ़ ही चुकी हैं, 11th 12th में। ठीक है, इन क्लासों में 11th में था, 9th में था, इनमें ये थी, ये टॉपिक थे। अब आते हैं हम त्वरण, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि त्वरण क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, जहां दोस्तों दर लग जाए वहां मतलब समय बटे में आ रहा है, समय क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है। जहां दर लग जाए वहां समय बटे में आ रहा है, ये कुछ आपको याद रखनी है पॉइंट। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा ऊपर और की दर मतलब समय आ जाएगा नीचे। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप गौर करते हैं गाड़ी एक स्पीड में नहीं चलती, कभी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। आप 4 व्हीलर में बैठिए, 2 व्हीलर में बैठिए, किसी में भी बैठिए, कभी एक रास्ता एकदम सिंपल मिल गया, हाईवे मिल गया तो आप भगा लेंगे, लेकिन फिर कभी गड्ढे आ गए, कच्चे रास्ते आ गए तो फिर आप गाड़ी स्लो करेंगे। तो यही है, आप जो रास्ता तय करते हैं, कभी गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो कभी धीमी होती है। तो वही है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब आप कहेंगे ये कैसे सदिश राशि है, यह कैसे हुई त्वरण सदिश राशि? तो मैं दोस्तों बता दूं कि यह है हमेशा एक निश्चित दिशा की ओर होती है। आप जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, त्वरण हमेशा उसी दिशा की ओर होता है। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी दिशा नीचे की ओर होती है। ठीक, अगर आप गाड़ी से सामने की ओर जा रहे हैं तो उसकी त्वरण की दिशा सामने की ओर होगी, पीछे की ओर नहीं लगने लगेगा त्वरण, या साइड आपके लेफ्ट या राइट की ओर नहीं लगने लगेगा। आप जिस ओर भी जाएंगे, जिस ओर भी वस्तु जाएगी, जिस ओर भी पिंड जाएगा, त्वरण उसी ओर लगता है। ठीक, तो यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वो जो 2 लिखा हुआ स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसका ऐसे ही मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, यह 2 प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक वही है जब त्वरण का मान बढ़ जाता है, जब स्पीड बढ़ जाती है तो धनात्मक त्वरण कहलाता है, जब स्पीड कम हो जाती है तो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक, अब आते हैं देखिए वृत्तीय गति, कि वृत्तीय गति क्या है, इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। वृत्तीय गति नाम ही से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए आप एक बकरी है या गाय है, कोई भी है, आप उसको खूंटे से बांध दीजिए और वो चारों ओर चर रही है, कहाँ तक, जहाँ तक उसकी रस्सी की लंबाई अधिकतम खिंच पा रही है, वह चारों ओर चर रही है, चारा लगा हुआ है तो वह उस चारे को खा रही है। तो वो जो मार्ग बनाएगी वो कैसा मार्ग बनाएगी, वृत्तीय मार्ग बनाएगी। ठीक है, आप जो राउंडर होता है, राउंडर को लीजिए और कागज़ में उसकी जो नोक होती है उसमें गड़ा के और पेंसिल को चारों ओर घुमा दीजिए, तो पेंसिल जो मार्ग तय करती है वह कौन सा मार्ग होता है, वृत्ताकार मार्ग। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ये थोड़ी मोर परेशान कर रहे हैं दोस्तों, ये शायद आपको डिस्टर्ब ना करें, पर कोई नहीं। देखिए कोणीय वेग, अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय वेग, कि कोणीय वेग क्या है। तो वृत्ताकार मार्ग पर, ये उसी से संबंधित है वृत्तीय गति से, कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, ये थोड़ी या ध्यान देना इसमें, कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण, कि वृत्ताकार मार्ग पर जो कण गतिशील है, वृत्त के केंद्र से जो गतिशील कण है को, वृत्ताकार मार्ग पर जो गतिशील कण है को, गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए
एक बार अपनी भाषा में समझाता हूँ कि वृत्ताकार मार्ग है, उसमें एक कण घूम रहा है, तो उस कण को जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जो कण को एक रेखा मिलाती है, वृत्त के केंद्र से कण को एक रेखा मिलाती है, तो जैसे जैसे कण घूमता गया तो क्या होगा, वो जो रेखा मिला रही है केंद्र से वह भी घूमती जाएगी। तो घूमने में घूमने में जितने कोण से घूम गई, मान लीजिए 1 डिग्री घूम गई, 2 डिग्री घूम गई, जैसे जैसे वस्तु क्या हो, जैसे जैसे कण आगे बढ़ता जाएगा तो जो रेखा मिलाने वाली रेखा वो आगे बढ़ती जाएगी। तो जितने कोण से वो रेखा घूमती है उसे उस कण का क्या कहती हैं, कोणीय वेग कहती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो अब ये डायग्राम है, उससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करती हैं। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा, उल्टे डब्ल्यू जैसे होता है। ठीक, अर्थात ओमेगा बराबर, ये देखिए, हाँ ये डायग्राम है, फिर परिभाषा में उसके जो सूत्र है उसमें आते हैं। ये देखिए, ये गोला है वृत्त, उसका केंद्र होगा O, कोई कण है वो A से B तक जा रहा है। ठीक है, तो A से B तक जा रहा है, मान लीजिए कोई ये रेखा बना रही है, ये OA रेखा एक बना रही है, कण को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, OA। अब कण A से B तक चला गया, तब रेखा क्या हो गई, OA की जगह OB हो गई। तो जो रेखा को घूमने कितने कोण से घूम गई, तो थीटा कोण से घूम गई। यही जो थीटा कोण है, यही उस कण का जो कण है, मान लीजिए कण हो गया A, तो वो कण क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। ये जो थीटा हो गया उस कण का क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, थीटा बटे टी कैसे, वह कोणीय वेग का मान क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कि जिस कोण से घूमती है, तो जिस कोण से घूमी, थीटा कोण से घूमी, और 1 सेकेंड प्रति सेकेंड या 1 सेकेंड जहाँ लिखा हो वहाँ वो बटे में समय आ जाता है। तो वही ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, जिस कोण से घूमी तो थीटा कोण से बटे समय सेकेंड, तो समय। ठीक है, तो ओमेगा बराबर थीटा बटे सेकेंड, थीटा प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया कोणीय वेग का। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप और क्लास में भी पढ़े होंगे। चलिए अब इनको इस टॉपिक में प्रवेश करते हैं, न्यूटन की गति का नियम। तो देखिए दोस्तों, भौतिकी के पिता, इंपॉर्टेंट, भौतिकी के पिता कौन, न्यूटन। तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, कौन सी पुस्तक, प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। किसने, जो भौतिकी के पिता न्यूटन हैं, उन्हें 1687 ईस्वी में उनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। अब वो कौन कौन से नियम थे, चलिए पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक, तो प्रथम नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप ग्राउंड में कोई फुटबॉल है, फुटबॉल में आप लात मार दिए, तो न्यूटन के अनुसार अगर आप उस पर लात मार दिए हैं तो वह फुटबॉल अनंत दूरी तक चलती जाएगी, अनंत दूरी पर घूमती जाएगी, लुढ़कती चली जाएगी अनंत दूरी तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगी। अब वो बल कोई भी हो सकता है, या तो कोई सामने दीवार आ जाए, या तो कोई उसे पैर से रोक दे, या तो उसे हवा रोक दे, या नहीं तो पृथ्वी का उसे जड़त्व, घर्षण बल, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी बल उसे रोके ना। अगर इनमें से कोई भी बल रोक दिया तो फुटबॉल रुक जाएगी, अगर इनमें से कोई भी बल नहीं लगता है तो फुटबॉल अनंत दूरी तक चलती जाएगी, और अगर स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी। ठीक है, तो ये है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। बहुत ईजी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक, इसे गैलीलियो का नियम, जी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रथम के नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि अगर जड़त्व का नियम देता है तो वो भी कहा जाता है, और अगर गैलीलियो का नियम ऑप्शन में दे देता है तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं न्यूटन के जो गति के दूसरा और तीसरा नियम है। तो दूसरा नियम कौन सा है, तो देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आ गया, परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग चला गया ऊपर और दर मतलब बटे समय आ गया नीचे। तो किसी वस्तु के संवेग में कभी कभी किसी की परिभाषा से
कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ परिभाषा ऐसी होती हैं कि उनकी परिभाषा से ही उनके सूत्र निकल आते हैं। जैसे इसका निकल आ गया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल की समानुपाती होती है। जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है तो उस वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, मान लीजिए बल F है, तो आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जो संवेग परिवर्तन होता है, जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में होता है। कैसे, मान लीजिए एक पत्थर है, तो आप पत्थर को अपने दोनों हाथों से ढेल रहे हैं, तो पत्थर को अगर आप अपने सम्मुख ढेल रहे हैं तो पत्थर आपके सामने ही जाके आपके सामने ही वो होगा, ढेलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर को आगे की ओर ढेल रहे हैं, पत्थर आपकी ओर गिरने लगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर पत्थर को अपने से दूर करेंगे तो पत्थर आपसे दूर होता जाएगा, अगर अपनी ओर पास करेंगे तो पास आता जाएगा। ये है कि जो संवेग में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, बल की दिशा में होता है। ठीक, अर्थात F बराबर ma। अब ये कैसे आ गया, वहाँ पर आप समानुपाती लिखे थे, तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक, तो मान लीजिए क्या है वो, F बराबर a, F अनुपाती या F समानुपाती a, F समानुपाती m। ठीक, F समानुपाती क्या हो गया, a हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर। अब m क्या हो गया, उसका द्रव्यमान, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो F बराबर ma। तो जो समानुपाती का निशान था, समानुपाती का निशान अगर हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आएगा तो m आ जाएगा। तो किसी वस्तु के संवेग में, और चूंकि संवेग क्या कहलाता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अर्थात F बराबर ma। आज ये मोड़ लगता है परेशान कर लेगा हमको, इसके लिए सॉरी दोस्तों, पर क्या कर सकते हैं। जहाँ F क्या है, F बराबर ma, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, F बराबर ma। जहाँ F क्या है, बल है, A क्या है, त्वरण है, और m क्या है, द्रव्यमान है। F बराबर ma मतलब बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही चीज़ है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अब आते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया लगती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। वही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, अगर गोली चल रही है आगे की ओर तो पीछे की ओर धक्का लगता है, वही चीज़ है। अगर टेबल के ऊपर आप किताब रखे हुए हैं तो किताब टेबल में जितना नीचे की ओर वजन लगा रहा है उतना ही टेबल किताब की ओर ऊपर की ओर वजन लगा रहा है, इसलिए किताब टेबल पर स्थिर रखी हुई है। ठीक, ये होता है। अगर वही टेबल की जगह आप उस किताब को, मान लीजिए कोई जेली या कुछ है उसमें रख दीजिए, तो अपने आप जेली दब जाएगी। क्यों, क्योंकि किताब जितना जेली पर वजन लगा रही है उतना जेली किताब पर बल नहीं लगा पा रही, इसलिए जेली दब गई। अगर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लग जाए तो वो जगह वहीं पर स्थिर रहे, वही चीज़ लिखी हुई है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम यही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में, अगर वो उत्तर की ओर लगाएगा तो विपरीत प्रतिक्रिया दक्षिण की ओर लगेगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, उदाहरण वही जो मैं आपको समझा चुका। बंदूक से गोली चलाने पर जो चलाने वाला होता है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है, इसलिए जो बड़ी वाली बंदूकें होती हैं उन्हें कंधे में रखा जाता है। अगर आप ऐसे चला देंगे तो हो सकता है पीछे की ओर गिर जाएं, इसलिए उन्हें कंधे में रखकर उन्हें चलाया जाता है सामने की ओर। तो जितनी तेज गोली आगे की ओर चलती है उतना वो धक्का पीछे की ओर बंदूक से कंधे में लगता है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो 3 नियम है। पहला नियम न्यूटन के, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा नियम F बराबर ma, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तृतीय नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब जो इसके आगे से टॉपिक हैं, जैसे इसी से संबंधित, न्यूटन की गति से संबंधित ही होंगे, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।